अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम ये ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग लगी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको यानी कि कवर करने जा रहे हैं कि आज के दिन क्या है, वहाँ पर मेजर इवेंट्स हुए हैं और हम देखेंगे कि ईरान किस तरह से यानी कि अमेरिका और इसराइल को जवाब दे रहा है। दोस्तों, ये एक आर्टिकल था जिसके अंदर यानी कि इंफॉर्मेशन दी गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो यानी कि मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक यूनिक चीज़ थी। और जो दूसरे भी लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये लेक्चर सुनेंगे, उनके लिए भी यानी कि जो एनालिसिस वो इस जंग के बारे में सुनेंगे तो उनके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। ये देखिएगा, ये बहुत यूनिक चीज़ लिखी हुई थी। दोस्तों, ईरान्स एसिमेट्रिक वारफेयर, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है इस जंग को लड़ने की। दोस्तों, ये अल जज़ीरा न्यूज़पेपर के अंदर, यानी कि एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर समझा जाता है, उसके अंदर ये आप देखें कि ये आर्टिकल आया था। देखते हैं कि क्या यानी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। दोस्तों, एसिमेट्रिक वारफेयर का मतलब ये है कि जो यानी कि वीक कंट्री होती है, ज़ाहिर-सी बात है वो अब एक स्ट्रॉन्गर कंट्री को उस तरह से रिएक्ट तो नहीं कर सकती। अब एक जो कमज़ोर मुल्क होगा ना, उसके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, ना उसके पास यानी कि इतनी मिलिट्री पावर हो सकती है उसकी, ना उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू, मैं स्ट्रॉन्गर कंट्री की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उन उस अब अगर आपने उस मुल्क के साथ जंग लड़नी है जो कि बहुत मिलिटरीली या इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, उसके साथ अब आपको जंग मुख्तलिफ मेथड से लड़नी पड़ेगी। उस तरह से नहीं लड़नी पड़ेगी जिस तरह से एक कन्वेंशनल वार होती है, जिस तरह से आम जंगें होती हैं। क्योंकि उस तरह से अगर आप जंग लड़ोगे, तो वो जो दूसरा है, जो स्ट्रॉन्गर कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसके पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा चांस है कि वीकर यानी कि जो वीक कंट्री है उसको नुकसान पहुँचा दे। इसलिए दोस्तों, आप देखें कि वो राइटर ये कहता है कि ईरान जो है वो अब एसिमेट्रिक वारफेयर यानी कि एसिमेट्रिक मेथड के ज़रिए से ये जंग लड़ रहा है। अब ये क्या है एसिमेट्रिक वारफेयर? ये देखते हैं। दोस्तों, अब जो यानी कि नॉर्मल जंगें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आप टैंक्स की मदद से, फाइटर जेट्स की मदद से इस यानी कि ये चीज़ें यूज़ करके आप जंग लड़ते हैं। जिस तरह आप देखें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई है। फाइटर जेट्स जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आप देखें कि आज के दौर में फाइटर जेट्स जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके अटैक करने के लिए वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुल्क में बैठे हैं, यहीं से आप यानी कि जेट्स की मदद से, फाइटर जेट्स की मदद से आप अपने यानी कि जो टारगेट्स हैं उनको हदफ बना सकते हो। दोस्तों, अब जो है राइटर ये कहता है कि जो वीकर कंट्री जिस तरह ईरान है, वो इस मेथड से जंग ही नहीं लड़ रहे। वो अब क्या कर रहे हैं, वो मिसाइल्स का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, वो ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज़ कर रहे हैं, वो साइबर अटैक्स का यूज़ कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक प्रेशर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, दैट इज़ अ एसिमेट्रिक मेथड। देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके पास तो नेवी इतनी थी भी नहीं, ईरान के पास। इनके पास जो फाइटर जेट्स वो भी ना होने के बराबर थे। इनका जो डिफेंस सिस्टम था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसका मतलब कि अगर ये इस मेथड से जंग लड़ते तो ये जंग जीत ना सकते। इसलिए इनके लिए अब ज़रूरी था कि ये एक डिफरेंट मेथड से आते। इन्होंने क्या किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। अब फ़ायदा क्या हुआ, मिसाल के तौर पे ड्रोन्स का। अब आप इन्होंने सोचा कि अगर हम ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं तो इनका एक जो ड्रोन पे लागत आती है वो तकरीबन 30 से 35,000 यानी कि डॉलर, तकरीबन इतनी बनती है। अब आपने जिस फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये एक आपने ईरान ने क्या किया, एक ड्रोन उठाया और उठा के जी उसको टारगेट कर दिया कहाँ पे जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई की तरफ। अब वहाँ पर उसका एक डिफेंस सिस्टम होगा अमेरिका का लगा हुआ। उस डिफेंस सिस्टम में एक यानी कि मिसाइल निकलेगा जो कि उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करेगा। अब एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए तकरीबन 3 से 4, 5, 6 इतने मिसाइल्स यानी कि वो जो मशीन होगी वो निकालेगी। दोस्तों, वो जो एक मिसाइल होगा उसकी जो लागत होगी वो एज़ कम्पेयर टू ड्रोन्स बहुत ज़्यादा होगी। वो कई लाखों डॉलर्स का होगा। जब यहाँ तक आप देखें कि उसको एक मिसाइल की अगर कीमत कई लाखों डॉलर्स हैं, तो एक ड्रोन को रोकने के लिए अगर आप देखें कि 5-6 मिसाइल नीचे से लॉन्च किए जाएँगे तो कितना इकोनॉमिक प्रेशर जाएगा अमेरिका पे, इसके अलावा यूएई पे, या जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन पे, या इसराइल पे। दिस इज़ अ इकोनॉमिक वार जो कि ईरान इस तरह से लड़ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखें प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी एक्टिवेट कर रहा है। अब प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट करने का क्या
मतलब? आप देखें कि ईरान जो है, ईरान को पता था कि हम डायरेक्ट वार तो अभी लड़ नहीं सकते, मतलब कि इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, जज़्बा है, इनके अंदर हिम्मत है, हर चीज़ ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि डायरेक्ट वार, तो दोस्तों ये बात तो ठीक है कि अमेरिका जो है उसके पास, आप देखें कि टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ कितने उसके किस तरह के उसने वेपन्स जो हैं वो बना लिए हुए हैं, कितने मॉडर्नाइज्ड हैं वो। सो इस तरह से इनको टैकल करने के लिए ईरान ने क्या किया दोस्तों, अपनी प्रॉक्सीज बनाई। प्रॉक्सीज मतलब कि खुद नहीं लड़े, अपनी छोटी छोटी जमातें बना ली, ताकि इसराइल को वहाँ पे यानी कि रोका जाए, और इसराइल को यानी कि उसके साथ ये प्रॉक्सी जो है वो किसी ना किसी तरह लड़ती रहें। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप देखें, हिज़्बुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर है, पैलेस्टाइन के अंदर आप देखें हमास थी, इस तरह से और भी डिफरेंट जो प्रॉक्सीज़ थी उसके ज़रिए से जंग लड़नी शुरू कर दी। सो आप देखें जिस तरह एक वेस्टर्न फिलोसोफर का कहना था दोस्तों, कि बेशक कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों ना हो, उसकी मिलिटरीली पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इकोनॉमिक पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप गुरिल्ला वार के ज़रिए उसको शिकस्त दे सकते हैं। आप देखें जिस तरह जो अमेरिका था वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर आया। अब अफ़गानिस्तान में जो वहाँ पे तालिबान उनके खिलाफ लड़ रहे थे दोस्तों, उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो गुरिल्ला वार लड़ते थे, मतलब आते थे, कुछ लोग अटैक करते थे और छुप जाते थे। वो पहाड़ी एरिया था, यानी कि उनको ढूँढना भी बड़ा मुश्किल होता था, ऑपरेशन भी बड़े मुश्किल होते थे। सो इस तरह से कहने का ये मतलब ये कि इस तरह से ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके ईरान क्या कर रहा है कि इनको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज़ द एसिमेट्रिक मेथड, जो कि जिसकी वजह से अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। अब ईरान जो है वो इस यानी कि गेम के साथ लड़ नहीं रहा, जिस गेम के साथ अमेरिका यानी कि लड़ना चाहता है। सो दोस्तों आप देखते हैं इसमें मज़ीद यानी कि क्या अ, इसको थोड़ा-सा डिटेल में कवर करते हैं। ईरान की मेन वॉर स्ट्रैटेजी क्या है? दोस्तों ये अल जज़ीरा के अंदर यानी कि न्यूज़ में ये कहा गया है कि उसके 3 मेजर गोल्स हैं। एक तो ये है कि जंग को लंबा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ऑयल की प्राइस कहाँ से कहाँ चले गई। आप देखें गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पे बिज़नेस सारा रुका हुआ है। सो इसका मतलब कि इसके अलावा ऑयल प्राइसेज़ ज़्यादा होने की वज़ह से सारी दुनिया अफ़ेक्ट हो रही है। जितनी लंबी जंग होगी तो इसकी हीट सिर्फ़ अमेरिका या इसराइल फ़ील नहीं करेगा, पूरी दुनिया फ़ील करेगी। सो एक तो उसका मकसद ये है। दूसरा ये कि जो अपने एलाइज़ हैं दोस्तों, जो यानी कि उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, उसके ज़रिए से जंग लड़ी जाए। जिस तरह हिज़्बुल्लाह को आप देखें वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया लबनान के अंदर। इसके अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट जो है अब अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए वो बढ़ाई जाए। सो दोस्तों ईरान जो है वो आप देखें इस तरह से जंग को यानी कि ये अपने मकासद लेके वो जंग में उतरा हुआ है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, सो दोस्तों आप देखें कि ईरान की एक पूरा नेटवर्क आर्म्ड ग्रुप्स का इस रीजन के अंदर बिल्ड किया, जिसे हम प्रॉक्सी वार्स कहते हैं, उसको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से यानी कि वो राइटर नाम देता है। जिस तरह लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह जो है वो आप देखें प्रॉक्सी वार है ईरान की। यमन के अंदर हौसी हैं, इराक के अंदर हैं शिया कम्युनिटी जो है दोस्तों, सीरिया के अंदर है आर्म्ड ग्रुप्स। इसके अलावा पैलेस्टाइन के अंदर आप देखें हमास ग्रुप्स हैं। सो ये ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, जो कि ईरान इनको यूटिलाइज़ करके अपने दुश्मन के खिलाफ आप देखें कि इनको इनका इस्तेमाल कर सकता है। सो दोस्तों ये राइटर ये कहता है कि इसके अलावा एक तो हमने देख लिया कि ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से जंग लड़ रहा है। दूसरा ये कि वो मिसाइल और ड्रोन्स अटैक्स के ज़रिए दोस्तों अपने जो दुश्मन है उसके दांत खट्टे करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि मिडल ईस्ट के अंदर दोस्तों कितने ज़्यादा यानी कि जो इवन के मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बेसिस है वहाँ पर, और इसराइल के अंदर दोस्तों किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का हमला किया गया। तकरीबन अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फाइट किए गए हैं दोस्तों। 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स का यानी कि ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। सो आप देखें कि अगर ये 2500 बनते हैं, अगर 2500 ये अटैक किए गए हैं दोस्तों, ये फायर किए गए हैं, सो इनको रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम था वहाँ से कितने मिसाइल आप देखें इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च हुए होंगे। सो कितना इकोनॉमिकली प्रेशर पड़ा होगा अमेरिका पे, ये मिडल ईस्ट पे और इसके अलावा इसराइल पे। सो दोस्तों ये राइटर कहता है कि ये जो 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और तकरीबन 2000 के करीब ड्रोन्स हैं, ये जो इस्तेमाल किए गए हैं, इसका 40% इसराइल की तरफ टारगेट किया गया है और 60% ये लॉन्च किए गए हैं जो यूएस की यानी कि मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट के अंदर उन पर। सो आप देखेंगे इसको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब हमने ये चीज़ देख ली कि टोटल कितने थे, तो यानी कि 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 के करीब ड्रोन्स। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये मिडल ईस्ट के अंदर अब और इसराइल के अंदर हमने देख लिया। इसकी भी हम यानी कि देख लें, इसको भी डिवाइड करके देख लें कि मिडल ईस्ट के किस-किस मुल्क पे कितने-कितने ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं। दोस्तों यूएई पे तकरीबन 262 बैलिस्टिक मिसाइल, कतर पे 101, बहरीन पे 102, कुवैत पे 178, जॉर्डन पे 60 और इसराइल पे 220।
आप देखेंगे इतने अटैक यानी कि ईरान की तरफ से किए गए हैं। ये हमने देखा बैलिस्टिक मिसाइल। अब अगर मैं ड्रोन अटैक्स की बात करूँ तो दोस्तों आप देखें सिर्फ यूएई पे तकरीबन 689 ड्रोन्स अटैक किए गए हैं और 645 ड्रोन्स जो हैं उसको यूएई का ये कहना है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और 44 ऐसे ड्रोन्स थे जो कि यानी कि टारगेट पे जाके यानी कि वहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं। अब दोस्तों ये ड्रोन्स जो हैं ये यूज़फुल है ईरान के लिए क्यों? क्योंकि आप देखें एक तो ये है कि ये सस्ते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया और दूसरा ये कि दोस्तों ये वो लार्ज नंबर्स पे भी आप इसको या क्योंकि ये सस्ते हैं तो आप इसको लार्ज नंबर्स में भी आप इसको फायर कर सकते हैं और फिर ये जो डिफेंस सिस्टम है दोस्तों ये उसको कंफ्यूज कर देते हैं। जब आप इतनी ज़्यादा ड्रोन्स भेजोगे तो कितना वो जो डिफेंस सिस्टम होगा वो कितना इसको यानी कि इंटरसेप्ट कर सकेगा, वो कंफ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से मिसाइल जो है फिर ड्रोन्स के साथ ईरान अपने मिसाइल भी सेंड करता है तो वो जो मिसाइल है वो अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि अटैक्स ऑन यूएस मिलिट्री बेसिस। अब ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान किस स्ट्रेटजी से अपने दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सो दोस्तों अब यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ। ऊपर हमने देख लिया गल्फ कंट्रीज पे भी अटैक कर रहा है, फिर हमने देख लिया कि वो अपनी प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है। अब देखेंगे वो मिलिट्री बेसिस जो है मिडल ईस्ट के अंदर उसको भी अटैक कर रहा है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर? कतर के अंदर, बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई, यहाँ पर दोस्तों जो मिलिट्री बेसिस हैं उसको टारगेट कर रहा है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर जो है यूएस पे उसको बढ़ाया जाए। अब दोस्तों अब प्रॉक्सी वार्स में हमने देख लिया उसमें एक हिजबुल्लाह का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक उसने जो एक्टिवेट किया है वो हिजबुल्लाह को किया है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर है, ये प्रॉक्सी है ईरान के। अब आप देखें हिजबुल्लाह ने जो दोस्तों तकरीबन 200 रॉकेट जो है वो एक दिन में इसराइल पे फायर किए हैं। अब ये जो लेबनान है ये इसकी बाउंड्री लगती है इसराइल के साथ, तो इसका मतलब कि इन्हें ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं चाहिए, बस इन्हें यानी कि अपनी बाउंड्री आप देखें क्रॉस करनी है और इसराइल पे जाके वो मिसाइल जो है वो यानी कि फायर कर देने वो वहाँ पे टारगेट करने हैं। सो एक दिन में आप देखें तकरीबन 1000 ये जब से यानी कि ये जंग लगी है तकरीबन 1000 के करीब प्रोजेक्टाइल्स जो हैं दोस्तों उनको भी लेबनान की तरफ से ये हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किया गया है। सो अब हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को भी इस्तेमाल करके इसराइल के खिलाफ यानी कि जंग लड़ रहा है ताकि उसे सिर्फ एक महाज पे जंग ना लड़नी पड़े उसे यानी कि ये जो मुख्तलिफ यानी कि आप देखें कि उसके लिए जो महाज हैं वो ओपन कर दिए हैं। अब हौसी जो हैं दोस्तों वो भी इम्पोर्टेंट रोल है। अभी तक इसे ये यमन के अंदर है, ये भी ईरान की प्रॉक्सी है। अभी तक इनको भी यानी कि आप देखें कि एक्टिवेट तो नहीं किया गया लेकिन ये भी एक पत्ता है ईरान के पास क्योंकि ये जो यमन पे बैठे हैं, यमन जो है आप देखें उसकी बाउंड्री यानी कि वहाँ से भी समुंदर लगता है, उसके साथ भी कोस्टल लाइन लगती है। तो इसराइल की जो भी शिप्स हैं वो वहाँ से गुजरती जो है वो उसको अटैक कर देते हैं। यूएस की जो भी शिप गुजरेगी वो उसको अटैक कर देते हैं। सो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी। अभी तक इन्होंने ये इस पत्ते को रोका हुआ है कि ये भी वक्त पे आने पर इस्तेमाल करेंगे। सो दूसरा इसके अलावा ईरान जो है वो साइबर और टेक्नोलॉजी वारफेयर को भी दोस्तों इस्तेमाल कर रहा है ईरान यानी कि अमेरिका के खिलाफ। आप देखें कि किस तरह से आप हैकिंग की जा रही है। अभी आज की भी न्यूज़ थी कि ईरान की यानी कि कुछ लोगों ने अमेरिका की जो कुछ कंपनीज़ है उसको यानी कि हैक कर लिया। साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं सिस्टम पे, जीपीएस सिस्टम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए जा रहे हैं। आप देखिए कि ईरान ने वार्न किया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को कि वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम ये जो कंपनीज़ है दोस्तों इनको यानी कि इन पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये जो वो कहता है कि ये जो कंपनीज़ है ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल होने दे रही हैं ईरान के खिलाफ, इसलिए अब हम इन कंपनीज़ को भी हदफ बनाएंगे। सो आप देखें कि ईरान किस तरह से उसे पता है कि अगर हमने डायरेक्ट अमेरिका के साथ यानी कि अमेरिका पे प्रेशर कैसे डालना है, इकोनॉमिकल प्रेशर कैसे डालना है, डिप्लोमेटिकली प्रेशर कैसे डालना है, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे डालना है, वो इसमें कामयाब रहा है। और इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि ईरान यूज़ कर रहा है, दैट इज़ एनर्जी एंड ऑयल स्ट्रेटजी। दोस्तों ये क्या स्ट्रेटजी है? ईरान जो है आप देखिए कि वो अपने एनर्जी यानी कि वो एनर्जी को एज ए वेपन के यानी कि एज ए वेपन टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो इसको बंद कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दुनिया का तकरीबन 20% जो ऑयल है वो यहाँ से होके गुजरता है। सो वो क्या करता है कि ईरान ने क्या किया कि उसका वो इस समुद्री रास्ते को, दोस्तों ये तकरीबन 33 किलोमीटर की पट्टी है सिर्फ जो कि ईरान के साथ लगती है। अब जो भी शिप गुजरेगी वो इस 33 किलोमीटर की पट्टी से होकर गुजरेगी, ये ईरान के साथ गुजरती है, ईरान इसको ब्लॉक कर देता है। अब इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहा जाता है, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि ईरान ने कहा कि जो भी अब शिप यहाँ से गुजरेगी हम उस पर अटैक करेंगे। सो जिस पे दो तीन शिप्स पे उसने ईरान ने अटैक किया भी है।
जिसकी वजह से क्या होगा, दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। आप देखें आज भी तकरीबन $100 पर बैरल तक ये पहुंची हुई है। जब ये जंग थी शुरू हुई थी उस टाइम मेरे ख्याल में ये 62 यानी कि बैरल तक थी। अब ये कहने का ये मतलब कि 100 बिलियन बैरल तक ये जो दोस्तों चली गई है, इसका नुकसान अब पूरी दुनिया को होगा। सिर्फ आप देखें ईरान को नहीं हो रहा, सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं हो रहा, सारी दुनिया को ये ऑयल की ज़रूरत पड़ती है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। सो जिसकी वजह से आप देखें सारी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है। सो दोस्तों इसके अलावा ईरान क्या अब स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, ईरान चाहता है कि इस जंग को लंबा किया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आप देखें कि जितनी ये जंग यानी कि लंबे अरसे के लिए चलेगी, आज देखें कि अपर ऑयल की प्राइसेस सिर्फ 100 तक आई है, कल को ये 100 से बढ़ के 200 तक भी जाएगी। दुनिया इसे इतनी ज़्यादा महंगाई के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। आप देखेंगे उसकी दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो रुक जाएगी। आप देखिए ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। सो ईरान को ये चीज़ सूट करती है कि इस जंग की शिद्दत सारी दुनिया फील करे। सो अगर सारी दुनिया फील करेगी तो इसका फ़ायदा ईरान को होगा। क्या फ़ायदा होगा, अगर आगे जाके मज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठते हैं, जो कि अल्टीमेटली बैठ रहे हैं, तो ईरान जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ जाके वहाँ पे बैठेगा। सो दोस्तों इसमें राइटर एक और अल जज़ीरा के अंदर ये भी बात करता है कि ईरान की कुछ वीकनेसेस भी है, क्योंकि आप वो देखें कि एक ये वीकनेसेस है कि अमेरिका और इसराइल के पास एयर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दोस्तों इसके अलावा आप देखें तकरीबन 5500 के करीब ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स जो है उसे डिस्ट्रॉय किया गया इनकी तरफ से। 1900 के करीब ईरानियन सोल्जर जो हैं उनको शहीद किया गया है। सो आप देखें कि इसमें यानी कि उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दोस्तों ये अभी आज की हमारी न्यूज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी यूज़ कर रहा है जिसकी बेस पे वो एक सुपर पावर को दोस्तों देखो कि शिकस्त देने के लिए वो कामयाब रहा है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे यानी कि सोचने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी जंग है जिसने आने वाले वक्त में डिसाइड करना है कि मिडल ईस्ट में या सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं, दुनिया में अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये दुनिया यूनिपोलर की तरफ वापस जाएगी या मल्टीपोलर की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन होगी। क्योंकि अगर ये अमेरिका जीत गया दोस्तों तो सिर्फ इस मिडल ईस्ट के अंदर एक ईरान ही है जो उसे इस तरह से इस पावर से रिप्लाई दे पा रहा है। तो अगर ईरान में भी उन्होंने रेजिम चेंज कर दी, जो होती नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन अगर उन्होंने कर दी तो फिर आप देखें कि रशिया के लिए और चाइना के लिए यहाँ पे मिडल ईस्ट के लिए स्पेस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी जगह पे तो वैसे ही है। आप देखें यूएस जो है वो अपनी मिलिट्री बेसिस बना के बैठा हुआ है, उसको कोई थ्रेट नहीं है, सिर्फ ईरान की तरफ से थ्रेट था। सो अगर ये वापस चले गए तो यानी कि अगर यहाँ पे उसने रेजिम चेंज कर दी तो फिर तो होगा कि अमेरिका जो चाहता है वो करके दिखा देता है। अगर वो नाकाम होता है दोस्तों तो फिर ये अमेरिकन की जो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा था, तो फिर तो दोस्तों ये यानी कि स्पेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर है ये स्पेस अमेरिका खो देगा और जिसको फिर रशिया और चाइना आके फिल कर लेंगे। सो दोस्तों ये अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पे जाती हैं। एक और बात आपको करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा CSS PMS PPSC FPSC की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।